वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये है क्लास आप लोगों के लिए है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स को हम साइंस सब्जेक्ट का रिवीजन करवा रहे हैं। बोर्ड की एग्जामिनेशन नज़दीक है। रिवीजन 2 चैप्टर्स हम पढ़ा चुके हैं, तीसरा चैप्टर अब चल रहा है। तीसरे चैप्टर के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे। क्लास को ध्यान से सुनेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, नोट्स भी बनाते जाएंगे, समझते भी जाएंगे। पहले देख लेते हैं कि 3 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। देखिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या होता है जब धातुएं अधातुओं के साथ आपस में अधातुओं के साथ अभिक्रिया करती हैं या फिर धातुएं व अधातुएं आपस में अभिक्रिया करती है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? आयनिक या विद्युत संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? आयनिक या विद्युत संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? यह भी 1 नंबर का प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। फिर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखिए। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखिए। तो देखिए, तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उसमें पहला महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर हम लिखने की कोशिश करेंगे कि धातु व अधातु आपस में क्रिया करें तो क्या हो, इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, धातु का उदाहरण हमने लिया है सोडियम। सोडियम जो है इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है और बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। दूसरी अधातु का हमने उदाहरण लिया है क्लोरीन। धातु व अधातु, ठीक है, आपस में क्रिया करेंगे तो होता क्या है इनमें कि देखिए, सोडियम जो धातु है उसका सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287। ठीक है, 9th क्लास में काफ़ी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो अब क्या होगा भाई, कोई भी तत्व, कौन सा तत्व स्थायी रहता है या तत्व की प्रकृति क्या होती है कि वह अपने बाहरी कोश में, ये जो बाहरी कोश है ये है, पहला कक्षक है K, दूसरा ये L और तीसरा M। सोडियम का बाहरी कक्षक M है, कोश M है, और क्लोरीन का भी बाहरी कक्षक क्या है? KLM, दोनों का। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन से तत्व अष्टक नियम के अनुसार स्थायी होंगे? वे तत्व या वे पदार्थ जिनका बाहरी कोश या तो पूरा भरा हुआ हो या बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये महत्वपूर्ण बात है। मतलब वो ही तत्व स्थायी होते हैं जिनका बाहरी कोश या तो पूरी तरह से भरा हुआ हो या फिर बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इधर देखिए, यहां इसका भी बाहरी कोश पूरा भरा हुआ नहीं है और इसका भी बाहरी कोश पूरा भरा हुआ नहीं है। क्यों भाई? पहला कोश जो है वह होता है K। क्या होता है? K में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2n² सूत्र के द्वारा दो आ सकते हैं। L में कितने आ सकते हैं? 8। KLM में कितने आ सकते हैं? 18। और N में कितने आ सकते हैं? चौथा है 32। ठीक है, इस प्रकार का ये क्रम है। लेकिन यहां पर देखिए, सोडियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। मतलब इसको अपना बाहरी कोश भरने के लिए तो चाहिए 17 इलेक्ट्रॉन, और 8 करने के लिए 2 शर्त है, या तो पूरा भरे या फिर बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो 8 करने के लिए कितने चाहिए? 7। ठीक है, अब इसके पास है कितना? 1। इसको देखिए, भरने के लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 11। और अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब देखिए बात, सोडियम के लिए क्या खास बात है कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना या 17 इलेक्ट्रॉन लेना बड़ा मुश्किल है। 17 इलेक्ट्रॉन लें, इससे बढ़िया क्या है, यह इस कोश को हटा ही देगा। यानी कि ये बेटर क्या समझेगा कि यार इसको हटा दो, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दो। ये त्याग दिया ना, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका बाहरी कोश कौन सा हो गया? L। कौन सा हो जाएगा? L हो जाएगा। और L कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? 8। इसका मतलब तब जाकर के अस्थायी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है? 2-8। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर यह किस में बदल जाता है? धनायन में बदल जाता है। सोडियम धनायन बना लेता है। धातुओं की ये गणित है कि धातुएं को अगर स्थायी रहना है
तो वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का जनरली त्याग करती हैं। और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह क्या किस में बदल जाता है, धनायन में बदल जाता है। इसलिए सोडियम भी किस में बदल गया बच्चा, धनायन में बदल गया। इधर क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किया है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा भैया, यह है ग्रहण कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसलिए बाहरी कोश में, ये इसका बाहरी कोश है L, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई ना। 8 होते ही ये भी क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, लेकिन किस में बदल जाएगा, ऋणायन में बदल जाएगा, Cl- में बदल जाएगा। इस प्रकार अपन ने क्या सीख लिया कि सोडियम जो धातु है या धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में बदल जाती हैं, और अधातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल जाती हैं, ऋणायन में बदल जाती हैं। अब इन धनायनों व ऋणायनों के बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि विपरीत आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार ये सोडियम धनायन, ये क्लोरीन ऋणायन जब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और इस प्रकार जो यौगिक बना भाई, धनायन व ऋणायन के आकर्षण बल के कारण जो यौगिक बना उसको हम क्या कहेंगे बच्चा, आयनिक यौगिक। यहां पर जो सोडियम क्लोराइड बना है यह किस प्रकार का यौगिक है, आयनिक यौगिक है। इस सोडियम क्लोराइड को जब हम जल में घोलेंगे ना तो ये वापस Na++Cl- में वियोजित हो जाएगा, आयनों में वियोजित हो जाएगा। तो इस प्रकार के यौगिक आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब धातुएं एवं अधातुएं आपस में क्रिया करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एक आयनिक यौगिक बनाती हैं। और आयनिक यौगिकों को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो दूसरे प्रश्न का भी आंसर इसी में शामिल है। आप लोगों से पूछ ले कि विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। या फिर धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने बंध, इनमें जो बंध पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक बंध कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। आयनिक बंध जिसमें पाया जाए वह आयनिक यौगिक कहलाएगा। अब तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है कि आयनिक यौगिकों के गुण धर्म लिखिए। आयनिक यौगिक जो होते हैं ना उनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं वो आपको लिखना है। कौन कौन से गुण धर्म पाए जाते हैं, देखिए। पहला, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या है, आयनिक यौगिक जो होते हैं ना थोड़े ठोस एवं कठोर होते हैं। पहला महत्वपूर्ण गुण है इसका भौतिक अवस्था। दूसरा है, पहले देख लो सबको, भंगुरता। तीसरा है गलनांक व कवथनांक। चौथा है घुलनशीलता। पांचवा है विद्युत चालकता। ये 5 मुख्यतः गुणधर्म है आयनिक यौगिकों के। तो इनको आप ध्यान से देखेंगे। पहला कौन सा है, भौतिक अवस्था। दूसरा कौन सा है, भंगुरता। तीसरा कौन सा है, गलनांक व कवथनांक। चौथा कौन सा है, घुलनशीलता। पांचवा कौन सा है, विद्युत चालकता। याद हो जाएगा, पहला भौतिक अवस्था, दूसरा गलनांक व कवथनांक, तीसरा घुलनशीलता, चौथा विद्युत चालकता और पांचवा भंगुरता। ठीक है, इस प्रकार से आप ये 5 गुणधर्म आप याद रखेंगे। अब एग्जाम में लिखेंगे कैसे, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जिसे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। पहला है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में क्या लिखेंगे कि आयनिक यौगिक जो होते हैं, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा यार ये ठोस होते हैं, गैस होते हैं या द्रव होते हैं। तो आयनिक यौगिक की भौतिक अवस्था कौन सी होती है, ठोस। वह थोड़े कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस होंगे लेकिन थोड़े कठोर होते हैं। दूसरी बात, क्यों होते हैं भाई, क्योंकि इनमें आयनों के बीच में प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। दूसरा है भंगुरता। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर कैसे होते हैं ये अपन थोड़ी सी बाद में समझेंगे। पहले आप ये ध्यान में रखेंगे कि भंगुरता आयनिक यौगिकों का गुणधर्म है। समझ गए बात को कि आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण गुणधर्म है गलनांक व कवथनांक।
बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। गलनांक व कवथनांक, तो आप क्या बताएंगे? आयनिक यौगिकों में धनायनों व ऋणायनों के बीच प्रबल आकर्षण बल या प्रबल अंतरा आयनिक बल, अंतरा आयनिक आकर्षण बल भी आप इसको कह सकते हैं, या प्रबल मजबूत आकर्षण बल या प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। धनायन व ऋणायन के बीच में प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, एक दूसरे को प्रबल तरीके से आकर्षित करते हैं। इसलिए इनके गलनांक, इनको तोड़ने के लिए, इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक व कवथनांक बहुत उच्च होता है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, घुलनशीलता। देखिए आयनिक यौगिक है, जैसे नमक है, NaCl किसका सूत्र था भाई? आयनिक यौगिक है, नमक है, Na+ और Cl-, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? NaCl बनाते हैं। तो आयनिक यौगिक है NaCl। इसका मतलब क्या है? आयनिक यौगिक जल में घुलनशील है। नमक घुलता है कि नहीं घुलता? घुलता है। नमक जो है जल में घुलनशील है, इसलिए आयनिक नमक क्या है? NaCl, और NaCl क्या है? आयनिक यौगिक। इसका मतलब आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि जो विलायक हैं उनमें घुलते नहीं हैं, अघुलनशील होते हैं, अविलय होते हैं। यह है आयनिक यौगिकों की घुलनशीलता। फिर हम बात करेंगे विद्युत चालकता। यह भी प्रश्न आता है कि आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों? समझाइए। तो आप क्या बताएंगे आयनिक यौगिक की विद्युत चालकता के बारे में? कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक जो होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, नहीं। लेकिन अगर इनको पानी में घोल दिया जाए, यानी इनको गला दिया जाए, तो गलित अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब प्रश्न पूछ ले भाई क्यों करते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि जब आयनिक यौगिकों को जल में घोला जाता है तो ये धनायनों व ऋणायनों में वियोजित हो जाते हैं। जैसे NaCl है, इनको आप पानी में घोलेंगे तो ये किस में टूट जाएंगे? Na+ प्लस Cl-, आयनों में वियोजित हो जाते हैं। और ये आयन जो होते हैं ना विपरीत आवेश की तरफ, भाई सोडियम धनायन है वो किसकी तरफ? कैथोड की तरफ गति करता है। और क्लोरीन ऋणायन है वह किसकी तरफ? एनोड की तरफ गति करता है। इन आयनों की गति के कारण विद्युत धारा का चालन होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। भाई क्यों आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों होते हैं, ये बताना पड़े तो आप क्या बताएंगे कि आयनिक यौगिक जो होते हैं ना, जब इनको पानी में घोला जाता है तो ये आयनों में वियोजित हो जाते हैं। और आयनों में वियोजित होने के बाद ये विपरीत जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत धारा का चालन करते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए आयनिक यौगिकों के कुछ गलनांक है, वह कवथनांक के बारे में बता रखा है। सोडियम क्लोराइड का गलनांक होता है 1074 केल्विन में है, ये केल्विन है ना, कवथनांक भी केल्विन में है 1074 केल्विन। और कवथनांक होता है 1686। लिथियम क्लोराइड का गलनांक 887 और क्वथनांक 1600। कैल्शियम क्लोराइड का गलनांक होता है 1045 और क्वथनांक होता है 1900। कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक 2850 और क्वथनांक होता है 3120। और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इनका गलनांक होता है 981 और क्वथनांक होता है 1685। ठीक है, अब एक थोड़ी सी बात, छोटी सी बात आपके दिमाग में रह गई होगी कि भंगुरता क्या होती है। इसको मैं समझा देता हूं कि आयनिक यौगिकों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? भंगुर होती है। आयनिक यौगिक किस प्रकृति के होते हैं? आयनिक यौगिक जो होते हैं वो भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है? देखिए, भंगुर का मतलब होता है कि जैसे मान लो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो किसके कारण बनते हैं? एक बार रुको आप थोड़ा सा। आयनिक यौगिकों में क्या होता है? धनायन व ऋणायन जो होते हैं एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहते हैं। उनकी परत जो होती है ना वो एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती है। जब यह परत जो होती है, जब ये परत जो होगी ना आयनिक यौगिकों वाली, जब ये परत जो होगी उसके ऊपर अपन दाब लगाते हैं तो ये तुरंत बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि समान आवेश एक दूसरे के पास आ जाते हैं और समान आवेश एक दूसरे के पास आने के कारण क्या होगा भाई?
ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग जाएंगे और आयनिक यौगिक जो होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चा, आयनिक यौगिक क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। इसे क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। कैसे, देखिए जैसे मान लो कि मैं आपको बता देता हूं, ये एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं, थोड़े से गोले बनाता हूं पहले, या आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये बन रहे हैं आयनिक यौगिकों के गोले, ये हाँ ये शाबाश, और कोई नीचे भी बना देते हैं भैया, उसको हटाएं। इससे समझ लीजिए आप भाई कि ये मान लो कि प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है प्लस, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस, इस प्रकार ये मान लो दो लेयर्स हैं। ठीक है, जब इसके ऊपर अपन क्या करेंगे भाई, प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, आयनिक यौगिकों में जैसे मान लो ये गोला था, 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 प्रेशर लगाएंगे तो ये थोड़ा सा फिसल जाएंगे, है ना, थोड़ा सा फिसल जाएंगे, तो इस प्रकार का संरचना बन जाएगी। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अपन ने देखा कि ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, ये प्लस, और आगे माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस आगे किससे गया, इसलिए माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस के प्लस आएगा, या माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो माइनस माइनस एक जगह हो गए, प्लस प्लस एक जगह हो गए, माइनस माइनस एक जगह हो गए, और प्लस प्लस एक जगह हो गए। ठीक है, इसलिए समान आवेश अगर एक जगह हो गए ना, अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये इधर माइनस हो गया, इधर माइनस हो गया, तो क्या होगा भाई, ये प्लस इधर प्लस हो गया, और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया, इसलिए दूर दूर हो गए। तो जैसे ही इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, ये समान आवेश एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और पास आते ही एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर हटाते हैं। इसलिए थोड़ा सा दबाव लगाने पर, थोड़ी सी चोट करने पर आयनिक यौगिक जो होते हैं ना, वो बिखर जाते हैं। इस गुण को हम क्या करते हैं बच्चा, भंगुरता कहते हैं। तो आयनिक यौगिक किस प्रकृति के होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। तो ये थे आयनिक यौगिकों के कुछ महत्वपूर्ण गुण। ठीक है, और आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।